हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बताऊंगी, क्लास 10th का, सोशल साइंस का। पूरे 100% सिलेबस आने, जो 30% सिलेबस कटे हुए थे वो अब पूरे आने हैं, पूरे 100% सिलेबस। मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैं ये बताने के बाद डेली मैं क्लासेस कराऊंगी और आपको नोट्स भी दूंगी, जिससे आपको आसानी होगी सोशल पढ़ा। बहुत बच्चों को बोरिंग, मतलब एकदम बोर होते हैं वो सोशल साइंस से, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा और बोर भी नहीं होंगे आप। डेली डेली मैं टॉपिक कराऊंगी, और ताकि फिर बाद में रिवीजन भी करा सकें, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग कम से कम 95% सोशल साइंस में कर सको। और मैं साथ में हिंदी भी पढ़ाऊंगी, हिंदी में भी ऐसा ही पढ़ाऊंगी कि आपका 95 तक स्कोर आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको सोशल साइंस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो मैं हम शुरू करते हैं सोशल साइंस। जैसा कि आप लोग जानते हो, 30% सिलेबस कटा हुआ था, लेकिन अब पूरे आपके 100% सिलेबस आने हैं। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें प्रथम इकाई फर्स्ट में जो पढ़ना है, 20 नंबर का, हमें भारत और समकालीन विश्व का इतिहास पढ़ना है। और समकालीन भारत का भूगोल हमें पढ़ना है इसमें, ये भी 20 नंबर का। लोकतांत्रिक राजनीति, इसको नागरिक शास्त्र सिविक्स बोलते हैं, ये भी हमें पढ़ना है 15 नंबर का। आर्थिक विकास की समझ, मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, हमें ये 15 नंबर का पढ़ना है। ये हमारे पूरे हो गए 70 मार्क्स के। और ये 30 मार्क्स जो हैं हमारे इंटरनल, हमें स्कूल से मिलेंगे 30 मार्क्स। अब हम लोग देखते हैं अपना इतिहास। हिस्ट्री में हमें क्या-क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में हमें पढ़ना है, हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है भारत और समकालीन विश्व। इसमें हमें पढ़ना है घटनाएँ और प्रक्रियाएँ। पहला हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। जोसेफ मैत्सिनी आदि के विचार पढ़ने हैं। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की समान विशेषताएँ पढ़नी हैं। ये हमें, हमारे जो 70% सिलेबस है वो है। जो 30 मार्क्स के सिलेबस कटे हुए हैं, वो हम भी आपको बताएँगे, वो भी पढ़ना है। और भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद में पढ़ना है हमें प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। नमक सत्याग्रह, जनजाति श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनत्व की भावना, ये हमें पढ़ना है। मैं ये आपको टॉपिक वाइज कराऊंगी और क्वेश्चन भी कराऊंगी जो एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी, ताकि आसानी हो आपको ये सब करने में और आप लोग पेपर में अच्छे से स्कोर कर सको। अब हमें खंड 2 में देखना है, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें हम इसमें पढ़ना है आपको पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था पढ़ना है। महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, ये पढ़ना है। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत पढ़ना है। अब मानचित्रकार, इसमें जो हिस्ट्री में मानचित्रकार आएगा, उसमें आएगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय 1918 से 1930 तक आएगा। इसमें इसका दर्शाना होगा, नामांकन, पहचान, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये पूछ सकता है। कलकत्ता का अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, ये आपको दर्शाना होगा मानचित्र में। नागपुर का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। मद्रास का, लाहौर का, ये। अब दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब भी जो है ये मानचित्र में आएंगे। चंपारण, बिहार, नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन, ये चंपारण बिहार से शुरू हुआ था। खेड़ा, ये गुजरात, किसान सत्याग्रह था। अहमदाबाद, ये सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह था। अमृतसर, पंजाब, ये जलियांवाला बाग कांड का था। चौरी चौरा, ये उत्तर प्रदेश, असहयोग आंदोलन का उद्घोष था। दांडी, ये गुजरात से, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब जो है ये दृष्टिबाधित परीक्षा हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। ये सब जो है ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हैं। बाकी ऊपर जो था वो सारे वैसे बच्चे पढ़ेंगे। और
फिर अब हम देखते हैं भूगोल। मैं मानचित्र में आपको करा दूँगी, मानचित्र में आपको अच्छे से समझा दूँगी। पहले तो मैंने स्टेट समझाया है, कौन से स्टेट कहाँ पे, आप लोग उसका प्रीवियस वीडियो है मेरे पास, देख लीजिएगा। मैं उसको डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में। तो आपको आसानी होगी स्टेट पहचानने में, जिससे आप आसानी से मानचित्र भर सकेंगे। अब हम लोग देखते हैं भूगोल, समकालीन भारत का भूगोल। इसमें पढ़ना है, पहला चैप्टर है जो संसाधन एवं विकास। इसके प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं। प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी, प्रकार तथा वितरण, भूमि उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण तथा संरक्षण के उपाय। ये सब मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगी और क्वेश्चन भी कराऊंगी, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस कर सको और प्रैक्टिस भी कर सको, जिससे प्रीवियस ईयर भी जितने आए हुए हैं वो भी मैं क्वेश्चन बैंक से सारे कुछ कराऊंगी। वन एवं वन्य जीव संसाधन। भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत। भारत में वन्य और वन्य जीव का संरक्षण, समुदाय व वन संरक्षण। जल संसाधन, संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन। ये आपको पढ़ना है एक केस स्टडी के साथ, ये सब आपको पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं वन जीव संसाधन, जल संसाधन। बोर्ड में परीक्षा प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधित वन प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। अब कृषि के प्रकार पढ़ना है हमें भूगोल में। मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीक एवं संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, ये पढ़ना है। अब इकाई 2 में हमें क्या पढ़ना है भूगोल में, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज के प्रकार पढ़ना है, वितरण, ये मानचित्र पर आएंगे। खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधन के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण, ये आएंगे। और सातवां, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, संचार एवं परिवहन के संसाधनों का महत्व एवं व्यापार तथा पर्यटन। अब हम लोग देखते हैं मानचित्र कार्य भूगोल में। ये आएगा भूगोल में, संसाधन और विकास, मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, जल संसाधन दर्शाना, नामांकन। और इसमें बांध जो आएगा, सलाल बांध आएगा, भाखड़ा बांध आएगा, और टेहरी बांध आएगा, राणा प्रताप सागर बांध आएगा, सरदार सरोवर बांध आएगा, हीराकुंड बांध आएगा। जैसे कि जानते हो हीराकुंड बांध महानदी पे है उड़ीसा में, टेहरी बांध उत्तराखंड में है, राणा प्रताप ये राजस्थान में है। तो इस प्रकार मैं आपको बात भी करा दूंगी। नागार्जुन सागर ये भी आएगा, तुंगभद्रा नदियों के साथ ये भी आएगा, ये सब आएगा। अब देखते हैं हम दृष्टिबाधित बच्चे जो पढ़ेंगे, वो उनको उनके लिए आएगा कि चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, और इसमें सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, काफी, रबड़, कपास और जूट, ये सब दृष्टिबाधित बच्चों से पूछे जाएंगे। अब देखते हैं हम लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक शास्त्र हम देखते हैं। इसमें अध्याय 1 एवं 2, पहले सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इसमें लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे, ये पढ़ना है। कैसी शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है, ये पढ़ना। और लोकतंत्र और विविधता, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार की लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीतिक प्रभाव, किस प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, ये पढ़ना है। अब इकाई 2 में पढ़ना है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, ये पढ़ना है हमें। ये सब मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगी। इसमें पढ़ना है अध्याय 5 में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ये प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया जाना है। अब इस लोकतंत्र के परिणाम, क्या लोकतंत्र उसके परिणामों से आकलित किया गया, परखा जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है,
ये पढ़ना है आपको। क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए अग्रसर रहा है? भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है? अब लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसमें पढ़ना क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है? भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? लोकतंत्र को कैसे सुधारा और सुदृढ़ बनाया जा सकता है? लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक साधारण नागरिक की क्या भूमिका निभा सकता है या क्या उनकी भूमिका होती है? ये सब टॉपिक मैं आपको कराऊँगी और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी कराऊँगी। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या आएगा। अर्थशास्त्र जैसा कि आपको पता है 15 नंबर का। 9 नंबर इकाई 1 से आना है। इसमें पढ़ना है विकास। विकास की पारंपरिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय, आय अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धरणितियाँ, ये पढ़ना है। और इसमें दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठन तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण के उपाय, ये पढ़ना है आपको। अब इकाई 2 में 6 नंबर के आने हैं। इसमें पढ़ना है भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, विभिन्न देशों के उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना। और वैश्वीकरण क्या है? कारक विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रभाव, न्याय संगत वैश्वीकरण। और अब इसमें पढ़ना उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, 1 या 2 साधारण केस अध्ययन। उपभोक्ता के शोषण के कारण उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए और उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका, ये पढ़ना। सबको सोशल साइंस बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं आपको आसानी से पढ़ाऊँगी और एकदम ईज़ी लैंग्वेज में, जिससे समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकोगे। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य जो हमारे स्कूल से होने हैं, जो हमें 30 मार्क्स के नंबर में लाते हैं। अब हम ये प्रोजेक्ट कार्य में एक-एक नंबर के विषय और वस्तु की मौलिकता एवं उसकी शुद्धता पे मिलना है, प्रस्तुतिकरण और रचनात्मक इसमें 1 नंबर मिलना है, प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया, ये सब मिलना है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य का एग्ज़ाम पहले जुलाई में होगा, फिर अगस्त में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे 30% सिलेबस कम हुए थे उसको भी पढ़ना। अभी हमने 70% सिलेबस देखा है, अब हम लोग जो 30% सिलेबस कम हुए उसको भी देखना है। इतिहास के अंश, औद्योगिकरण का युग, इसमें औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिक परिवर्तन की गति देखना है। उपनिवेशों के औद्योगिकरण देखना है, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार देखना है, औद्योगिक विकास का अनुठापन देखना है, वस्तुओं के लिए बाजार देखना है। मैं आप लोगों के लिए बच्चों करा रही हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। अब हम देखते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ये सब पढ़ने हैं। भूगोल के भाग जो कटे हुए थे, विनिर्माण उद्योग, प्रकार, अवस्थी, वितरण, ये सब मानचित्र पर। राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिकी प्रदूषण तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण। और नागरिक शास्त्र के जो पार्ट कटे थे, इसमें राजनीतिक दल, प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन से हैं। इसमें भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन से हैं, ये पढ़ना है। अर्थशास्त्र के अंश जो कटे हुए थे, अर्थशास्त्र के पार्ट, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा खास के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय शाखाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्था जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, स्थानिक साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां। इस प्रकार आपका ये सिलेबस हो गया, ये आपका 100% सिलेबस हो गया मिला के। अब आप लोगों को मैं सोशल साइंस इस प्रकार कराऊंगी कि आप 95% स्कोर कर सकते हो, लेकिन आप लोग डेली पढ़िएगा और मैं जल्दी से सिलेबस पढ़ाऊंगी और कंप्लीट हो जाएगा, जिससे रिवीजन भी करते रहेंगे और प्रोजेक्ट वर्क भी बताऊंगी और मानचित्र कार्य भी बताऊंगी। और तो इस प्रकार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगी। आप हिंदी और सोशल साइंस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर शुरू कर